श्रेणी क्रम विद्युत परिपथ में ना शुरू से अंत तक विद्युत धारा समान रहती है, ठीक है, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में क्या समान रहता है, विभवांतर समान रहता है। देखा था। तो देखो श्रेणी क्रम में अगर विद्युत धारा समान रहती है तो अगर हम ना अपने घर की लाइटों को मतलब विद्युत बल्ब को या हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दें तो क्या कहते हैं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमको ना प्रत्येक क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए, है ना, जैसे विद्युत हीटर है, विद्युत बल्ब में, हर किसी के लिए अलग अलग क्या चाहिए, विद्युत धाराएं चाहिए होती हैं। क्लियर है? श्रेणीबद्ध परिपथ में एक हानि और है, जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देगा, अगर एक अवयव कार्य करना बंद कर देगा तो परिपथ टूट जाता है, परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे कि तुमने त्योहारों में देखो, अभी दीपावली आने वाली है, लाइट देखोगे, वो झालर वगैरह होती है ना, बाहर लगाते हैं लोग, तो उसमें एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया आपका तो पूरी पूरी लाइट खराब हो जाती है। समझ में आया? तो उसको ढूंढ पाना और उसको सही करने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, जो सजावट की लाइटें होती है ना, उनको मतलब अगर वो करेक्ट भी करेगा, कोई इलेक्ट्रिशियन वगैरह को दिखाओगे आप, तो उसको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, उसको इंडिविजुअली हर बल्ब को उसने चेक करना पड़ेगा कि ये खराब है, ये कैसे ही है। अगर इसकी जगह में क्या हो गया, समांतर क्रम में यूज हो जाएगा, पार्श्व क्रम में अगर लगाएंगे हम परिपथ में, तो विद्युत धाराएं विभिन्न वैद्युत सांद्रताओं में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, विद्युत धारा डिवाइड हो जाएगी, जिसमें मतलब ज्यादा विद्युत धारा चाहिए वहां ज्यादा, जिसमें कम चाहिए कम। ठीक है, पार्श्व परिपथ में कुल प्रतिरोध मतलब चेंज होगा, घटेगा, मतलब कहने का मतलब यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब सांद्रताओं के प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो अगर प्रतिरोध भी अलग होगा, अगर धाराएं अलग अलग हो रही है तो इसी वजह से हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो कैसे होती है, समांतर क्रम में रहती है हमारी घर की इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इससे मतलब कम, कहीं पर मोबाइल चार्जर है ना, कहीं पर गीजर लगा हुआ है, कहीं पर एसी लगा हुआ है, कहीं पर कूलर लगा हुआ है, कहीं पंखा, कहीं पर बल्ब लगा हुआ है, तो हर किसी की विद्युत धारा अलग अलग होगी ना। अब अगला टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो बैटरी अथवा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत है क्या नहीं बताओ? बैटरी और सेल क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि वो विद्युत ऊर्जा देंगे अपने को। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। ठीक है, तो सेल के भीतर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे क्या होता है, सेल के दो टर्मिनलों के बीच क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। याद रखना, विभवांतर उत्पन्न होगा तभी करंट फ्लो होगा। तो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधक के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन में गति स्थापित हो जाती है इस वजह से। ठीक है, विभवांतर उत्पन्न होगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉनों की गति स्थापित हो जाएगी। ठीक है, विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत को ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने, ठीक है, जैसे पंखे की पंखुड़ियां घुमाने में प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो कुछ ऊर्जा जो खर्च होगी उसका कुछ भाग क्या होगा, कार्य करने में प्रयोग हो जाएगा। जैसे पंखा के लिए यूज किया तो पंखा घूमने में। ठीक है, स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च हो जाता है। देखो गर्म हो जाता है, पंखा चलते चलते क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो ऊष्मा उत्पन्न करने में भी ऊर्जा वेस्ट हो रही है, कहने का मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो रही है बोल रहा है, जो सांद्रताओं में ताप में वृद्धि करता है। इसका प्रेक्षण प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफी समय तक चलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है। होता ही नहीं होता? बताओ, कोई भी मतलब पंखे की बात ही नहीं है, कोई दूसरी चीज भी आप चलाओगे ना, जैसे मोबाइल भी चलाते हो तो मोबाइल भी गर्म करने लगता है। ठीक है, इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोध हो, है ना, अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोध का एक समूह ही संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊर्जा के रूप में संचित होती रहेगी। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जहां पर हीट मतलब जनरेट होती है, मतलब ऊष्मा निकल रही है ना, वहां पर मतलब तापीय प्रभाव काम आ रहा है बोल रहा है। इस प्रभाव का उपयोग भी है, क्या इसको सोच सकते हो, इसका प्रयोग भी हो सकता है, प्रयोग भी करते हैं इसका। कहाँ करते हैं? हीटर में। कहाँ करते हैं? विद्युत स्थिति में। ठीक है, प्रेस में करते हैं और हीटर में करते हैं। क्लियर है? उनमें जरूरी है ना, हीट देगा तभी तो फायदा है। हीटर का क्या काम है? गर्मी देना या खाना पकाना उसके ऊपर। और स्त्री का क्या काम है? प्रेस का, प्रेस करना। कैसे होगी प्रेस? ऐसी प्रेस को रगड़ते रहो हो जाएगी? नहीं, जब उसमें हीट आएगी। प्रतिरोध आर के किसी प्रतिरोधक, है ना, पर अगर विद्युत धारा आई प्रभावित हो रही है और बीच विभवांतर वी है, तो क्या होता है, टी समय में क्यों आवेश प्रभावित होता है? तो एक फॉर्मूला जाता है यहां पर, है ना, शक्ति का फॉर्मूला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, P बराबर V Q अपॉन T। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे,
वी आई बोल देंगे, क्यू अपॉन टी आई होता है ना, आई बराबर क्यू अपॉन टी पढ़ा था हमने पहले। तो देखो यहाँ पे क्या है, वी क्यू ऊर्जा है और टी क्या है, समय है ना। ये मतलब पी बराबर डब्ल्यू डी टी पढ़ा था हमने, ये वी क्यू के बराबर हो गया, टी के बराबर हो गया, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला है बढ़िया, तो आप याद रखिएगा P बराबर वी आई फॉर्मूला है, P बराबर वी क्यू अपॉन टी है, आई की जगह में आप क्यू अपॉन टी रख दो, आई बराबर क्यू अपॉन टी फॉर्मूला पढ़ा था अपने, है ना। अब यहां पर क्या होता है, अगर यहां पर ऊष्मा की बात कर देते हैं, ठीक है, तो विद्युत धारा समय टी होगा तो ऊष्मा की मात्रा H बराबर क्या हो जाएगा, वी आई टी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ऊष्मा होती है वो पावर और टाइम का मल्टीपल होता है। अब अगर तुमको ना ओम का नियम निकाल के इसके और फॉर्मूले भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। क्या फॉर्मूला निकाल सकते हो, जैसे V बराबर आई आर होता है, ठीक है। अगर इसको देखो V बराबर आई आर होता है ओम नियम से, होता है नहीं होता बताओ, तो ये V की जगह में आई आर रख दोगे, आई आर इंटू आई टी, तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। देखो तो ये आपको अगर V नहीं दिया है तो आप ओम नियम से V की जगह में आई आर रख दोगे, नया फॉर्मूला नहीं दिया, V नहीं दिया है, आई और आर दिया है और टी दिया है, तो ये फॉर्मूला लगा के आप क्या निकाल सकते हो, ऊष्मा की मात्रा निकाल सकते हो कि कितनी ऊष्मा की मात्रा है। इसे क्या बोलते हैं, जूल का तापन नियम भी कहते हैं, लिख लेना इसको, जूल का तापन नियम बोलते हैं, जूल का तापन नियम है। इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं। तो क्या बोलता है जूल का तापन नियम, है ना। देखो जो ऊष्मा होती है वो प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपाती होती है। देखो है क्या नहीं है, धारा के अनुपाती है, धारा के वर्ग के अनुपाती है। देखो धारा का वर्ग के अनुपाती है, वर्ग हो रहा है ना, और प्रतिरोध विद्युत धारा प्रतिरोध के अनुपाती है बोल दोगे, और समय के अनुपाती है बोल दोगे, ठीक है। तो ये है तापन नियम, ठीक है। क्या बोलता है, जो ऊष्मा की मात्रा है वो विद्युत धारा के वर्ग के अनुपाती है, प्रतिरोध के अनुपाती है और समय के अनुपाती है, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी, जूल का तापन नियम। व्यावहारिक परिस्थितियों में जब एक विद्युत सांद्रित्र को किसी ज्ञात वोल्टता स्रोत से संयोजित करते हैं तो ओम का नियम की बात कर रहा है वो, आप मतलब ये फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हो। अब आता है एक न्यूमेरिकल, किसी विद्युत स्थिति में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वॉट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है, ठीक है। तो मीटर में से हो गया, ठीक है। तो आपको 840 वोट दिए हैं, तो 840 वोट क्या होता है, ऑब्वियस बात है शक्ति का मात्रा वोट होता है, तो P हो गया, ठीक है। तो P बराबर 840 बोल दिया, ठीक है। तथा 360 वॉट की दर से उस समय उपयुक्त होता है जब तापमान, अब एक P1 है ये, एक P2 और दे दिया है भाई, नया केस आ गया है जिसमें 360 बोल रहा है, दो दे दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दर से निम्नतम है यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता V दे दिया है 220 वोल्ट, V दे दिया है 220। दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान का परिगणन कीजिए, एक I निकालना है और एक R निकालना है इसका मतलब, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन, आपने फॉर्मूला पढ़ा है P बराबर वी आई, ठीक है। पहला जो पार्ट है वो P बराबर वी आई से कर लोगे आप, ठीक है। किधर है, I बराबर क्या होगा, P अपॉन V हो जाएगा। P आपको पता है कितना है 840 और V आपको पता है कितना है 220, कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर काटो इसको, 2 चुको 2 दूनी 4, ठीक है। अब 11 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 11 क्या 33 हो जाएगा, 10 में लगेगा 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 11 88 हो जाएगा, ठीक है। देखो 11 33 हो गया, 9 बचा, 10 में लगाया 90 हो गया, 11 88 हो गया, 2 बचा, 11 कम 11 होता है, लगभग 2 ले सकते हो आप, है ना, लगभग 2 ले लो क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर बड़ा हो रहा है। तो ये हो गया क्या, यहाँ पे क्या निकल गया अपना आई निकल गया, ठीक है। आई के बाद आप आर निकाल सकते हो, किससे, ओम्स लॉ से, है ना। V बराबर आई आर होता है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा
वी अपन आई, वी आपको पता है, आई आपने अभी निकाला है, वी क्या था 220, आई अभी जस्ट निकाला है 3.82, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो कैंसिल कर लो, ठीक है। देखो 2 से 2 कम 2, 10 वही रहेगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब सीधा डिवाइड कर लो, ठीक है। देखो ये पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, ठीक है। 191 से डिवाइड कर लो 11100 को, ठीक है। देखो ऑब्वियस बात है 19 है, अभी इसको 19 के तौर पर देखो, ठीक है। यहाँ पर 19 से 110 कब आता है, सोचो 19 5 95 होता है, ठीक है। तो 5 बार होगा लगभग, ठीक है। तो 5 कम 5 और ये 95 हो जाएगा, हटा दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 से 5 गया 4, यहाँ 10 बचेगा 1 बचेगा, और पीछे 1 जीरो बच जाएगा, समझा गया इतना, क्लियर। अब देखो फिर देखो 19 से 145 को देखो, 19 सत्ते कितना होता है, 133 होता है ना, 19 से नहीं, ठीक है। तो लगभग क्या हो गया, 7 बार होगा, हाँ 7 कम 7, 7 63 की 3 हासिल 6 है ना, 7 कम 7, ठीक है। अब क्या होगा, 10 में से 7 गया 3 आएगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 3 हटाया 1 आएगा, 4 में से 3 हटाया 1 आएगा, इतना समझ आया। अब क्या होगा, 10 में लगेगा, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा। अब देखो 19 के बारे में 113 के राउंड कब आता है, 19.95 होता है ना, 19 चक्का 114 होता है, लगभग हम अगर 6 लिख सकते हो आप, लगभग लिख सकते हो आप, है ना, ज्यादा आएगा थोड़ा सा, पर लगभग 6 बोल सकते हो आप। देखो 6 कम 6 54, 5 6 5 11, लगभग मतलब उतना आ रहा है, लगभग बोल सकते हो, है ना। 57 पॉइंट आर का मान है 57.6, आर का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, क्लियर है, समझ में नहीं आया तो रखा दिया वैसे। अब देखो ये आ गया पहले के लिए, जब हमने क्या पावर क्या ली 840 वोट ली थी, ठीक है। अब हम लेंगे 360 वोट, इसको मिटा रहा हूं, अब हम देखेंगे 360 के अकॉर्डिंग, 360 के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, मिटा दू, यहां तक सेम रहेगा, ये क्वेश्चन सेम रहेगा, बस यहाँ क्या करना है, पी की जगह में 360 रख देना है, और यहाँ 220 ऐसी रहेगा, तो 0 से 0 काटो, वो काटो, 2 कम 2 2 कम 2 2 कम 2 तो 28 16 18, 11 से भाग दो 18 में, 11 कम 11 10 में लगेगी, 7 बचेगा 70 हो जाएगा, ठीक है। 11 छक्का 66 होता है, 4 बचेगा, 11 33 होता है, तो 1.63 बोल सकते हो आप इसमें एम्पियर में, क्लियर है। अब दूसरा निकलेगा ओम्स लॉ, वी बराबर आई आर, आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, वी क्या दिया है 220, आई क्या दिया है 1.63, फिर ये 10 में हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, ठीक है। अब ये 163 से आपको डिवाइड करना है 22000 में, ठीक है, क्या हो जाएगा 22000, ठीक है। लो पहले एक बार फिर जाएगा 163 आएगा, ठीक है। 10 में से 3 7 घटाया 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा, 11 में से 6 घटाया 5 आएगा, पीछे के 0 उतरेंगे, यहाँ तो काम हो गया है, 1 0 उतार दो, 1 0 फिर भी बचता है, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या होगा, 16 के बारे में 57 को देखोगे, 16 क्या 49 होता है, तो 3 बार होगा, ठीक है। 3 3 9 हो गया, 7 क्या 18 गया, 8 से 1 हो गया, 3 कम 3 और 1 4 हो गया, घटाया आपने, 10 में से 9 घटाया 1 आया, यहाँ 6 बचेगा, 16 में से 8 घटाया 8 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा क्यों हो गया, इसका मतलब ठीक है, वो कैरी नहीं लिया था हमने, कैरी लिया, ठीक है। अब क्या बचेगा, 1 0 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, तो 16 के बारे में 81 देखो,
16 5 80 होते हैं, तो लगभग 5 हो गया, नहीं हो गया? तो 5 क्या 15 के 5 हासिल 1, 6 5 30 और 31 के 1 हासिल 3, 5 के 5 और 3 8। तो ये हालांकि ज्यादा आ रहे हैं 5 है ना, परंतु लगभग आप 135 बोल सकते हो, ठीक है? लगभग लेना है तो 134 के बाद पॉइंट लगा सकते हो आप, है ना? 34 के बाद पॉइंट लगा लो, है ना? क्योंकि पॉइंट के बाद मतलब एक बढ़ाना सही रहता है, मतलब पॉइंट से पहले नहीं बढ़ाना है। 4 के 12 की 2 हासिल 1, 6 को 24 से 25 की 5 हासिल 2, 4 कम 4 2 6, घटाओगे 10 में से 2 घटाओगे 8 आएगा, ठीक है? अब यहाँ क्या बचा 0, अब 10 में से 5 घटाया 5 आएगा, नहीं बचेगा, एक घटाओ। तो आप जान सकते हो कि 16 के एक 10 में लगाओगे 0 बढ़ेगा, अच्छी बात है, ठीक है? अब 16 के बारे में 158 कब आता है सोचो, लगभग कितनी बार आएगा, आगे हो गया, ठीक है? लगभग बोल देना आपको, ऐसा लगभग का साइन बना देना, ऐसा लगभग का साइन होगा, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है? क्या बोल रहा है 4 ओम प्रतिरोध बोल रहा है, तो आर का मान आपको रखा है 4 ओम, 4 ओम का प्रतिरोध है भाई, आर बराबर लिखा है आपको 4 ओम, ठीक है? प्रति सेकंड कितना 6 जूल आपको क्या मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, तो ऊष्मा बोल रही है तो एच होगा ये कितना 100 जूल, क्लियर है ना? प्रतिरोध के शिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, आपको इसका मतलब V का वैल्यू निकालना है, ठीक है? V का वैल्यू निकालना है, तो आपने कोई ऐसा फॉर्मूला देखना होगा जिसमें आपको ऐसा कुछ हो, V हो H और R हो, पर अब देखो ये प्रति सेकंड बोले तो T बराबर भी 1 दे रखा है, T बराबर क्या दे रहे हैं 1 दे रखा है, तो आपने है H बराबर I स्क्वायर RT पढ़ाए या H बराबर VIT लगाते हो, फॉर्मूला नहीं होता H बराबर VIT भूल गए, H बराबर VIT फॉर्मूला है ना, तो H की जगह में वैल्यू रख दोगे, अगर H बराबर VIT लगाते तो क्या होता है, देखो H बराबर VIT लगाओगे ना, H की जगह में क्या रहेगा 100 रहेगा, V की जगह में क्या रहेगा निकालना है, I की जगह में क्या रहेगा, अच्छा I तो पता ही नहीं है, I पता नहीं है, हाँ I पता ही नहीं है, ठीक है? पहले I निकाल दो, है ना? I पता नहीं है, हाँ H बराबर I स्क्वायर RT लगाओगे ना, H बराबर I स्क्वायर RT लगाओगे, ठीक है? H की जगह में क्या रखोगे 100 रखोगे, I नहीं पता है तो I स्क्वायर ऐसे रहेगा, R की जगह में 4 रहेगा, T की जगह में 1 रहेगा, ठीक है? I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 अपॉन ये 4 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया, स्क्वायर वहां जाके रूट हो जाएगा 5 एम्पियर आ जाएगा, क्लियर है? तो 5 एम्पियर आ गया क्या आपको I, ओम्स लॉ लगा लो, V इक्वल टू IR है ना, V इक्वल टू IR लगा दोगे तो I इंटू R, I क्या है 5, R है 4, 5 को 20 और V में आएगा तो 20 वोल्ट आ गया, क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक उपयोग। तापीय प्रभाव का उपयोग कहां करोगे आप, ठीक है? तो किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्य भावी परिणाम है, बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है। देखो वह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है, ठीक है? विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊष्मा में, ठीक है? विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयवों के ताप में वृद्धि कर सकता है, ठीक है? जिससे उसके गुणों में परिवर्तन हो सकता है, जैसे विद्युत इस्त्री है, विद्युत टोस्टर है, विद्युत तंदूर है, विद्युत केतली है, विद्युत हीटर है, जूल के तापन पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियां हैं, ठीक है? क्या क्या बोला मैंने, विद्युत इस्त्री बोला, विद्युत टोस्टर बोला, विद्युत तंदूर बोला, विद्युत केतली बोला, विद्युत हीटर बोला, ठीक है? विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, ठीक है? प्रकाश उत्पन्न भी होगा इससे। विद्युत जैसे विद्युत बल्ब देखते हो आप, तो बल्ब के पास में हीट होती नहीं होती, बल्ब के पास में रहोगे तो याद रखना कभी भी ठंडी के मौसम में अगर बल्ब जला रहेगा ना तो आपको कमरा गर्म फील होगा, तो हीट होता है। या ऐसा नहीं आ रहा तो आप बल्ब में हाथ लगा के रखो, देखो गर्म आपको फील होगा अगर कुछ टाइम से जला हुआ है तो। देखो बल्ब के तंतुओं को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोक के रखना चाहिए ताकि यह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे। इसे इतने उच्च ताप
पर पिघलना नहीं चाहिए। बल्ब का देखो जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का बनाया जाता है, जो कि क्या है, जिसका वो क्या होता है, गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, जो कि बहुत हाई है। बल्ब के तंतुओं को बनाए रखने के लिए टंगस्टन का प्रयोग करते हैं इस वजह से, क्योंकि गलनांक क्या होता है इसका, बहुत उच्च होता है। जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है बोलता है। विद्युत विरोधी टेक का उपयोग करके तंतुओं को यथासंभव ताप विरगित बनाना चाहिए। प्राय बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस भरी जाती है, ठीक है। तो बल्बों में क्या भरी जाती है, अक्रिय गैस भरी जाती है। कौन कौन सी, नाइट्रोजन और ऑर्गन, है ना, ग्रुप 18 की है वो जो अक्रिय जो ऑर्गन, ठीक है, जिससे उसके तंतुओं की आयु में वृद्धि हो, ठीक है, आयु बढ़ी रहे उसकी। तंतु द्वारा उपभोक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज। यह परिपथ तथा सांद्रित्रों की सुरक्षा किसी भी आवश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उसके प्रवाहित न होकर देता है, ठीक है। तो ये फ्यूज का क्या प्रयोग है, सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है, परिपथ को। कभी भी क्या होगा, ज्यादा लोड आएगा बाहर से तो क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा और आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं घर में जो भी लगे हुए हैं वो खराब नहीं होंगे आपके ना। फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज तो आसानी से लग जाता है, परंतु अगर तुम्हारा महंगा सामान कुछ मतलब खराब हो गया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। किसमें लगाते हैं फ्यूज को, श्रेणी, सीरीज में, ठीक है, सीरीज में लगाएंगे। फ्यूज किसी भी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक होता है, ठीक है, उचित होगा जिसका गलनांक। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या लेड का हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू यूज करेंगे फ्यूज में। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, एक सीमित, एक लिमिट से ऊपर की विद्युत धारा अगर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फ्यूज तार के तापन में वृद्धि हो जाएगी, ताप बढ़ जाएगा तार का, और क्या हो जाएगा, फ्यूज तार पिघल जाएगा। ताप बढ़ेगा तो पिघलेगा ना मेटल, और फिर क्या होगा, परिपथ टूट जाएगा, इससे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ना।